गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सीएम भास्कर और आज हम देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में, जो कि लेक्चर 4 है हमारा क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओम्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स किसी साइंटिस्ट का नाम है और ये जो लॉ दिए हैं वो क्या दिए थे। इसका सीधा लॉ है, इसका ये लॉ है कि अगर हम करंट को बढ़ाते नहीं, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर आपका करंट बढ़ता है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका ये क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे 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 करंट को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ भी है वो भी इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो इसका इससे ये तो हमें समझ में आ गया कि ओम्स लॉ कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई कंडक्टर में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर सेल सेल है, एक से लगाए, दो से लगाए, तीन से लगाए, चार से लगाए, जैसे जैसे बढ़ाते चल जाएंगे तो वैसे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। इसे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference, potential difference across its end। उसके एंड में जो दोनों साइड होगा, ठीक है, एक्रॉस उसके एंड में क्या होगा, उसके एक्रॉस इट्स एंड आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ये ओम्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर इसीलिए क्योंकि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर चेंज करते रहेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्यों चेंज करेगा, क्योंकि हमने देखा था एक चीज है, जब ये अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो अगर जब हम इसमें सेल जोड़ देते हैं तो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। यहाँ पर पोल है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, इधर तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। अगर इसमें हम टेम्परेचर दे देते हैं तो क्या होता है, इससे यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उससे हम आगे पढ़ेंगे। पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका जिग जैग मोशन में मूव करने लगेगा, तो वहाँ क्या होगा, आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर में करंट फ्लो करेगा एक कंडक्टर से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसे मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, या लिखेंगे मैथमेटिकली क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर I आपका करंट है, V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम कांस्टेंट हटाते हैं, जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो एक हमारा क्या आता है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो हमारा एक क्या आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R हमारा क्या है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पर देखना कि V इज इक्वल टू आई आर हो गया। R यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आई मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V से। इसी तरह लिखना हमें एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना, V है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मतलब इसी को हम ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बढ़, करंट बढ़ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, और V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। यहाँ पर I को R कांस्टेंट है। अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि V I को इधर लिख देंगे तो V बाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ R हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो कि हमारे पास क्या, ये कांस्टेंट का फॉर्मूला है। शुरू में था हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया, इससे हमारे पास न्यूमेरिकल बनेगा, और क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आया ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई आपका क्या है, करंट। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ, ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का अगर लिखना चाहें डेफिनेशन रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, द रेशियो ऑफ, पॉइंट बनाओ रख लिखते जाना आपको, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिखा है इसको पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख लें, द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस end of a conductor, across the end of a conductor to the ratio of potential end of conductor and what is का current flowing through it। और क्या है देखिए, current flowing उसे जो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन आपका निकल गया। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ हमने देखा, इसका डेफिनेशन इसे समझ में आ गया कि सिंपल ओम्स लॉ आपका ये है। ठीक है, ओम्स लॉ बोले तो ओम्स लॉ आपका यही है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला आया, करंट ओम्स लॉ का फार्मूला पूछेगा तो ये आपका ओम्स लॉ का फार्मूला, ओम्स लॉ फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का अगर हम I को यहाँ लेते हैं, I को इधर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद I को इधर लेते हैं, तो V बाई आई इक्वल टू आपका R हो गया। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across ends of the conductor, I conductor, ठीक है, and current, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, and current flowing through it। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गया। यहाँ पर एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ओम। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, SI यूनिट इसका ओम होता है, ध्यान से। ठीक है, SI यूनिट ओम होता है। तब तक मैं मिटाता हूँ, इसमें और भी बहुत सारा टॉपिक है, उससे क्लियर करता है। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कीजिए, और कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में, कमेंट में बेहिचक पूछिए। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज हमने देखा था, यहाँ पे है हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है। यहाँ से हम अगर I को हम इधर लेते आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, V बाय R। ठीक है, ये फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि जो आपका I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और I है आपका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीबीएसई वालों के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है वो आना। ठीक है, क्या रहता है फिक्स, मतलब आता ही आता है कि करंट को नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम ट्वाइस कर दिया जाए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्वेश्चन ही बनाया जाए। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस करते हैं तो आपका करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस करेंगे तो करंट आपका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आई था, वी था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ट्वाइस कर दी, जब ट्वाइस कर दिए पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका करंट, क्या हो जाएगा आई डैश, क्या हो जाएगा आपका आई डैश, क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नया करंट होगा वो 2i हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें i है, i डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और i अगर r को हम डबल कर दिए, ठीक है, 2r कर दिए, 2r कर दिए,
ठीक है, आर को डबल कर दिए, ठीक है, तो टू तो यहाँ हो गया, 1/r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आई, 1/r की जगह आई, तो I/2 हो जाएगा, इसका मतलब हाफ हो जाता है। सिंपल है, कोई इसमें चीज नहीं, लॉजिक नहीं है। अगर यहाँ हाफ ये इसको इसको डबल करेंगे रेजिस्टेंस को, ये हाफ हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में हम पढ़े हैं रेजिस्टेंस के बारे में, उसमें रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, हमने देखा है कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, तो उसके बारे में हल्का देखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस नाम से ही सुनने में लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, रोकना, ठीक है, ओपोज करना, ओपोज करना इसका काम है। तो रेजिस्टेंस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो रेजिस्टेंस का क्या काम है तो हम देख लेते हैं। जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है कंपोनेंट, उस वो होता है रेजिस्टेंस। वहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वहां पर जाके करंट स्लो हो जाता है, मतलब क्या होता है कि वो करंट को अपोज करता है। बल्ब है, बल्ब का जो टंगस्टन होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बल्ब को अपोज करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, तब जाके वो ग्लो करने लगता है, हीट के कारण ग्लो करने लगता है। वो सब के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस आपका प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी इन विच the property of a conductor due to which it opposes the current passing through it, passing through it, ठीक है। करंट जो पास हो रहा है उस कंडक्टर से, उससे जो अपोज करता है, उसका जो प्रॉपर्टी है उससे हम रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, V/R, ठीक है, R इज इक्वल टू V/I, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और रेजिस्टेंस अब देखेंगे हम कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें क्या जानना है रेजिस्टेंस का, हाँ, रेजिस्टेंस का वहां पर हमने देखा था, वहां पे ओम मैंने लिखा था, तो वो किसका है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ये हम हल्का डिटेल में पढ़ेंगे इसको। रेसिस्टेंस ये क्या है आपका, ओम है, ठीक है। अब ओम कैसे आया, यहाँ पे ओम एक नया यूनिट है, उसको हम ड्राइव करने के पहले हम इसे देखते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या देखें, ओम, 1 ओम, सबको 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट हमने क्या देखा था, वोल्ट, 1 वोल्ट। और क्या करंट का हमने एसआई यूनिट क्या देखा था, हमने देखा था 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, हो गया, यहाँ तक क्लियर। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट बाय एम्पियर, इसका मतलब क्या कि 1 वोल्ट मतलब क्या होता है आपका, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट पर एम्पियर, गोया वोल्ट पर एम्पियर, इसको यूनिट बोल सकते हैं, इसका एसआई यूनिट हो सकता है। अगर हम हर बार देख रहे थे कि 1 एम्पेयर को हमने डिफाइन किया था, 1 कूलम को डिफाइन किया था, तो 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, तो यहाँ पर हम 1 ओम को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। 1 ओम को हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि 1 ओम क्या है, ठीक है, 1 ओम क्या है हमारा, तो 1 हम यहीं से हम यहीं से डिराइव कर लेंगे कि 1 ओम क्या है आपका, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस of a conductor, resistance of a conductor such that when potential difference of
1 volt of potential difference of 1 volt is applied on a conductor, नहीं on the conductor, on it and 1 ampere and current of 1 ampere of current, 1 ampere of current flow through it, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ओम्स लॉ का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सॉरी ओम का क्या होता है, तो हमने यहाँ ओम्स लॉ को देखा, ओम बहुत सारे वहाँ पे हमने फॉर्मूलाज को देखा। तो और आई यहाँ पर डिपेंड करता है आपका V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, वो देखा था हमने, ठीक है। तो मजा तो बहुत आ रहा पढ़ने में, पर अब हमें इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, टॉपिक हमारा होगा कि ग्राफ, ठीक है। सब चीज को अगर हम कोई चीज, किसी भी चीज को अगर हम ग्राफ में पढ़ते हैं तो वो बहुत इजीली समझ में आता है। हाँ, किसी भी चीज को जब हम ग्राफ पे पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत इजीली समझ में आता है। तो हम ग्राफ भी देखेंगे अभी, ठीक है। पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी होगा, क्योंकि बोर्ड में आपका जो एग्जाम, जो आपका न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है, वो तो बहुत इजी होता है। जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ, इसका टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, ग्राफ ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ग्राफ ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपका। तो यहाँ हमने देखा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका ग्राफ नहीं जो होता है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमने देखा था। तो अगर आप जानते होंगे कि कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, वो बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे कि ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है। अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, उतना इक्वल तो नहीं है, आप मान लीजिए यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये आपका हो गया क्या, ये आपका क्या हो गया, इसे हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। यहाँ 1 है, 2 है, ठीक है, कुछ भी रह लीजिए, यहाँ पर 1 2 रह लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4। तो जब हमारा 1 था तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंच, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा तो ये आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा। इसी तरह से क्या होगा, जब हम ये स्ट्रेट लाइन को मिलाएंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, एक्यूरेटली नहीं बन पा रहा है, लेकिन जब हम लाइन को मिलाएंगे तो ये लाइन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे मिटा देते हैं बाकी सब चीज को, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, इधर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और आपका स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, देखने के पहले हम एक चीज और इससे पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर हम इसे चेक करना चाहें, एक्सपेरिमेंटली चेक करना चाहें तो कैसे लेंगे। कोई भी सर्किट ले लेंगे, उसमें हम एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या करेंगे, ठीक है। आप लिखिए,
कोई भी सर्किट बनाएंगे, कंप्लीट सर्किट, क्लोज सर्किट बनाएंगे, उसमें एक एमीटर लगाएंगे और बार बार क्या करेंगे, सेल को हम बढ़ाते चल जाएंगे। ठीक है, सेल को बढ़ाते चल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते चल जाएगा और हम देखेंगे कि एमीटर में आपका रीडिंग क्या जा रहा है। तो रीडिंग की भी बढ़ते चल जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत मजा आने वाला बनाने में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपका क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए हम एक इलेक्ट्रिक एक कंडक्टर है, उसमें क्या है, आपका रेजिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, उसमें जब हम वोल्ट लगा रहे थे, हम बुक से ही मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपको इजी होगा करने में। चलिए, तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या, अब हम क्या करेंगे, अपना सारा टॉपिक जो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में उसका पूरा यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि करंट ड्रॉ करता है कितना, आपका 3.4 एम्पियर। ठीक है, 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 200, यहाँ पर 3.4 एम्पियर करंट दिया हुआ और 220 वोल्ट का 220 वोल्ट जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा था तो 3.4 एम्पियर करंट दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट केस में या दो केस बनेगा। फर्स्ट केस में हमारा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है आपका कितना, 3.4 एम्पियर, और उसी में क्या दिया हुआ है, आपका जो वोल्ट दिया हुआ था हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो 220 वोल्ट का था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे। अब क्या है हमारे पास, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन, वही इलेक्ट्रिक करंट जो आयरन जो है आपका, कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना करंट उससे पास करेगा जब हम क्या करेंगे, 110 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, सॉरी 110 वोल्ट सप्लाई लाइन होगा, कनेक्ट होगा सप्लाई लाइन से। मतलब जब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हमारा बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट हमारा आएगा जब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होगा 110 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, हल्का सा बस समझना है। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास करंट था, वोल्ट था, और हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि इस जो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको वहाँ कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं, एक ही कंपोनेंट है तो एक ही कंपोनेंट का एक ही रेजिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है, रेजिस्टेंस बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट बदल रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका उतना ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका डिपेंड किस पे करता है वो हम आगे देखेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, हाँ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ लिखेंगे ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है। हमारे पास V दिया हुआ है 220 वोल्ट, I दिया हुआ है 3.4 एम्पियर। तो हमारा अभी एम्पियर में लिखते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R निकालना है तो R को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो आपका यहाँ 220 वोल्ट बाय 3.4, तो ये आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करिए, अभी नहीं करिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यही रेजिस्टेंस को अब हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, तो रेजिस्टेंस तो आपका इक्वल होता है, तो दोनों जगह तो वही रेजिस्टेंस हो जाएगा, 220 बाय 3.4। ठीक है, यही रेजिस्टेंस हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड केस में क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी 3 कंपोनेंट हमें पता है, V इज इक्वल टू I R पता है। ठीक है, पता है हमें, और हमें करंट निकालना है तो हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R होगा, V बाय R। अब हम I का वैल्यू निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम यहाँ लिखते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा, V का वैल्यू दिया हुआ है 110। ठीक है, R का वैल्यू दिया हुआ है 220
इंटू 3.4, यहाँ नीचे नीचे था बटन में, ऊपर चला गया 3.4, ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आई कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2.7, तो 1.7 एम्पेयर आ जाएगा। 1.7 एम्पेयर, हाँ 1.7 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि जब सेकेंड बार में जब हम यहाँ पर 110 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आपका 1.7 एम्पेयर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल हम पढ़ेंगे, कल हमें देखना है, नहीं अभी हम हल्का सा और कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे, अभी हम कंडक्टर, इंसुलेटर और रेसिस्टर के बारे में, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, रेसिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका रेजिस्टेंस जो आपका किस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर के बारे में। अगर तो कंडक्टर हमें पता है जितने सारे मेटल्स होते हैं, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का सीधा हम डेफिनेशन इसमें कुछ नहीं है। कंडक्टर, अब हमारे पास है रेजिस्टर, अब हमारे पास है इंसुलेटर, ठीक है। इसे आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर कंडक्टर का बात किया जाए तो कंडक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, दो सबस्टेंस विच हैव वेरी लो, ठीक है, मतलब कि इतना लो, हाँ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका मतलब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, तो अच्छे से फ्लो करेगा, ठीक है, पूरा अच्छे से फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट, तो वो हो गया आपका कंडक्टर। और कंपैरेबिलिटी अगर लिखा जाए कि क्या लिखेंगे, कंपैरेटिवली, ठीक है, मतलब कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर बोला जाए, हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टर के कंपेयर में रेजिस्टर क्या क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा हाई होता है, थोड़ा हाई होता है। जैसे आपका बल्ब से करंट तो पास करता है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टर हो गया। तो इसे इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद क्या होता है पता चल, आपको याद रहेगा हमेशा। इंसुलेटर का बात किया जाए तो वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इससे तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करेगा, इससे करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करेगा, और इससे क्या होगा, आपका करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम यहीं तक आज पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आप चैनल पे नए हैं तो कमेंट पे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ दबाएं, और क्या है सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और फिर उसके बगल में बेल आइकन होगा बच्चों, उसे दबा लें। उससे क्या होगा, आपके पास जैसे ही मैं लेक्चर डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुआ, कहाँ मैंने दिक्कत किया, ठीक है। कहीं भी कुछ दिक्कत होगा आप वहाँ बताएं, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।